बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास आज हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का टॉपिक स्टार्ट करना है। चूँकि शुरू में मैं आपको सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फ़र्क बता चुका हूँ, एक मरतबा दोबारा से दोहरा देता हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एटलीस्ट 2 जो पेरेंट्स होते हैं या पेरेंट सेल्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद उसमें गैमीट्स फार्मेशन होती है, गैमीट्स की फ्यूजन होती है, जाइगोट बनता है। ये पूरा जो प्रोसेस है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट जो है वो एक ही हो सकता है या सेल ही एक हो सकता है, उसमें कोई गैमीट फार्मेशन नहीं होती, कोई जाइगोट नहीं बनता, कोई एम्ब्रियो नहीं बनता, तो वो हमारे पास होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अभी तक हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्लांट्स में जितने भी मेथड से वेजिटेटिव प्रोपिगेशन थी, आर्टिफिशियल थी, नेचुरल थी, वो हमने डिस्कस कर लिए। इसके बाद हमारे पास अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो टॉपिक है वो स्टार्ट हो जाता है। In the process of reproduction that involves the fusion of gametes and formation of zygote, सिंपल अल्फाज में वही डेफिनेशन है। फिर प्लांट जो है बेसिकली बेटा उनके ग्रुप्स बनाए जाते हैं, जैसे कि कुछ प्लांट जो हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स है, कुछ नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, यानी फूलदार और गैर फूलदार। गैर फूलदार में फर्न्स और मोसेस वगैरह हैं। बाकी जो हमारे पास सीड प्लांट्स हैं वो बेसिकली फ्लावरिंग प्लांट है। फ्लावरिंग प्लांट वो हैं जिनके फ्लावर हैं और वो सीड भी बनाते हैं। अब उनमें आगे मज़ीद कैटेगरीज़ हैं जो कि यानी फ्लावरिंग प्लांट में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आपकी बुक में लिखा हुआ है। एंजियोस्पर्म जो हैं वो क्लोज्ड सीडेड प्लांट है, इनके ऊपर सीड कोट बाकायदा तौर पे होता है। उसको इनके फ्रूट ने बाहर से अच्छी तरह से कवर किया होता है या सीड कोट भी होता है। जबकि जो जिम्नोस्पर्म्स है वो नेक्ड सीडेड प्लांट्स होते हैं। तो उनमें यानी फ्लावरिंग प्लांट में आगे कैटेगरीज है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट में फर्न्स, मोसेस, लिवरवर्ट्स उनकी अलग कैटेगरीज हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि स्पर्म्स को कैसे एग तक कैरी करवाया जाता है, तो 2 मीन्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि कुछ प्लांट्स हैं जिनके स्पर्म्स जो हैं वो मोटाइल होते हैं, वो मूव कर सकते हैं, तो उनको वाटर के ज़रिए से यानी मूव करवाया जाता है। पानी के ज़रिए से उनकी जो स्पर्म्स की मोटिलिटी है वो करवाई जाती है, यानी दे नीड वाटर टू कैरी एंड मोस्टली हैव डेवलप्ड स्पेशलाइज्ड फीचर। कुछ जो हैं उनके अंदर जो स्पर्म्स हैं उनको कैरी करवाने के लिए पानी की मदद लेनी पड़ती है, यानी कि पानी के ज़रिए से रेन स्प्लैशेस हो सकती हैं, या वैसे कोई पानी जो है या अगर वो तालाब में रहते हैं तो वहाँ से वो फिर स्पर्म्स जो है वो रिलीज़ होते हैं पानी में और वो आगे दूसरे प्लांट तक जाते हैं। और बाकी प्लांट जो है उन्होंने स्पेशलाइज्ड फीचर जो हैं वो डेवलप की हुई हैं। मसलन पोलन ट्यूब जो है वो बनाई हुई है, तो पोलन ट्यूब के ज़रिए से वो स्टिग्मा के ऊपर जब आके गिरने हैं पोलन ग्रेन्स, तो वहाँ से फिर वो मूव करके मुकम्मल तौर पे अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचते हैं। प्लांट्स में एक प्रोसेस आता है बेटा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये आपका FSC तक BSc तक जो बच्चे आगे यानी कि पढ़ते हैं, मिसाल के तौर पे BSc करते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपने पढ़ते जाना है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एक बेसिक टॉपिक अभी समझिएगा। अल्टर का मतलब होता है तब्दील होना। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी कि नस्लों की तब्दीली। नस्लें कैसे तब्दील होती हैं? प्लांट्स में जो लाइफ साइकिल होता है उसमें 2 जनरेशन होती हैं। एक जनरेशन दूसरे के साथ तब्दील हो रही होती है, एक के बाद दीगरे आती हैं। एक स्पोरोफाइट है और दूसरी गैमीटोफाइट है। जो स्पोरोफाइट है वो डिप्लॉइड होती है, गैमीटोफाइट हैप्लॉइड होती है। अब ये किस तरह की हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इन प्लांट लाइफ साइकिल 2 जनरेशंस अल्टरनेट विद ईच अदर, दिस इज कॉल्ड एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का नाम देते हैं। स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट 2 हमारे पास जनरेशन हैं। स्पोरोफाइट स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन है, जबकि गैमीटोफाइट गैमीट प्रोड्यूसिंग जनरेशन है। ये डिप्लॉइड होती है। स्पोरोफाइट हमेशा क्या होती है? डिप्लॉइड, और ये हमेशा हैप्लॉइड होती है। ये यूजुअली लार्ज होती है और इंडिपेंडेंट यानी कि खुद खुराक बना रही होती है, जबकि यूजुअली आमतौर पे गैमीटोफाइट इस पर डिपेंड कर रही होती है और ये स्मॉल होती है। यहाँ पे अगर इसका लाइफ साइकिल ड्रा करें तो ये हमारे पास मसलन स्पोरोफाइट है बेटा। स्पोरोफाइट मैंने बोला है कि डिप्लॉइड है। इसमें होती है मियोसिस, और मियोसिस के बाद इसने बनाने हैं स्पोर्स। तो मियोसिस के बाद जो भी चीज़ बनती है आप जानते हैं वो हैप्लॉइड है। अब स्पोर्स आगे बनाते हैं गैमीटोफाइट। अब प्रोसेस याद रखिएगा, जो मियोसिस का प्रोसेस है हमेशा डिप्लॉइड सेल में होता है, कभी हैप्लॉइड में नहीं होता। तो ये हैप्लॉइड सेल हमेशा माइटोसिस ही करेंगे आगे, और माइटोसिस करके इन्होंने हैप्लॉइड ही गैमीटोफाइट बनानी है। अब गैमीटोफाइट ने बनाने हैं गैमीट्स, इसने स्पर्म और एग बनाने हैं, यानी इसने ये स्पर्म बनाया और ये एग बनाया। ये भी हैप्लॉइड होगा और ये भी हैप्लॉइड होगा। ये आपस में करेंगे फ्यूज़, आपस में मिलेंगे और यहाँ पे बनेगा जाइगोट।
और जाइगोट होगा यहाँ पे डिप्लॉइड, और ये जाइगोट आगे दोबारा से माइटोसिस करेगा और डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बना देगा। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्पोरोफाइट जनरेशन गैमेटोफाइट जनरेशन के साथ आल्टर करती है, ऐसे तब्दील होती है। ये है हमारे पास अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का प्रोसेस। तो बात अच्छी तरह से अपने माइंड में रखनी है अपने। फिर हमारे पास है जी वर्ल्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर की वर्ल्स क्या होती हैं, उसके घेरे क्या होते हैं। पहले फ्लावर की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि फ्लावर क्या है। उससे पहले आपको नोड का पता होना चाहिए। नोड कोई भी ऐसा पॉइंट होता है जिसमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स हो सकते हैं, ऐसे सेल जो आगे ग्रो करने की सलाहियत रखते हैं, डिवाइड करने की सलाहियत रखते हैं, उनको नोड कहा जाता है। अगर बहुत सारी नोड्स जो हैं वो एक दूसरे के पास पास मौजूद हों, यानी कि ये नोड ऐसे ऐसे करके बिल्कुल एक दूसरे के पास पास मौजूद हैं, उसको आप फिर नाम देते हैं फ्लावर। यानी ऐसी शूट कंडेंस शूट है जिसके ऊपर नोड्स बिल्कुल पास पास मौजूद हैं और हर नोड से कोई ना कोई स्ट्रक्चर खारिज हो रही है, निकल रही है, कोई पत्ती निकल रही है, इस तरह की कोई स्ट्रक्चर खारिज हो रही है, उसको आप फ्लावर का नाम देते हैं। और वर्ल को उर्दू में घेरा कहते हैं। वर्ल बेटा ऐसा यानी कि जब एक ही नोड पे, एक ही नोड है मसलन ये, इसमें बहुत सारी स्ट्रक्चर ऐसे जो हैं वो लगी हुई हैं एक ही नोड के ऊपर, तो उसको आप नाम देते हैं वर्ल का घेरा। अब यहाँ पे 4 वर्ल्स हैं फ्लावर की। एक का नाम है कैलिक्स, फिर कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनेशियम। इनको हम कल डिस्कस करेंगे, ये आज हम कर लेते हैं। जो बाहर वाली पहली 2 हमारे पास वर्ल्स आती हैं, पहली कैलिक्स है और फिर कोरोला है। कैलिक्स आउटर मोस्ट वर्ल है, सबसे बाहर जो फूल के हमें नजर आएगी। इसके इंडिविजुअल पार्ट्स को आप सेपल्स कहते हैं। ये ग्रीन इन कलर होते हैं, सब्ज रंग के होते हैं। और इनका काम क्या है, ये अंदर वाली जो वर्ल्स हैं उनको बर्ड कंडीशन में, जब ये फूल ऐसे करके बंद होता है तो उसको इसने प्रोटेक्ट करना होता है। बर्ड कंडीशन में स्पेशली जब तक वो खिला नहीं तब तक उसको प्रोटेक्ट करने वाला काम जो है वो इनके ज़िम्मे होता है, कैलिक्स के ज़िम्मे। सेपल्स जो ग्रीन कलर की पत्तियाँ होती हैं, जैसे गुलाब के फूल के नीचे जो 3-4 जो सब्ज रंग की पत्तियाँ होती हैं, उनको आप बोलते हैं कैलिक्स या सेपल्स। फिर हमारे पास है कोरोला। कोरोला क्या चीज़ है, सेकेंड वर्ल है, दूसरे नंबर पे मौजूद होती है। इसके इंडिविजुअल पार्ट्स को पेटल्स कहते हैं। ये ब्राइट रंग के होते हैं, शोख रंगों के होते हैं, कोई ना कोई नेक्टर वगैरह इनके खारिज हो सकते हैं, अट्रैक्टिव कलर के होते हैं। बेसिकली इनका कलर जो है वो इंसेक्ट्स वगैरह को अट्रैक्ट कर रहा होता है, जैसे कि गुलाब की जो सुर्ख पत्ती हैं वो। और फंक्शंस में देखें तो पोलिनेशन और सीड डिस्पर्जन। पोलिनेशन कैसे है, पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पर मुंतकिल होना, तो वो जो क्रॉस पोलिनेशन के ज़रिए से होने कोई भी इंसेक्ट लेके जाएगा, अट्रैक्ट होकर पहले वो फूल पे बैठेगा नेक्टर लेने के लिए या खुशबू से फ्रेगनेंस की वजह से आएगा, तो फिर वो वहाँ से जब दूसरे फूल पे जाएगा तो वो पोलिनेशन होगी, नस्ल कशी यानी इससे होगी। और सीड डिस्पर्जल का अमल जो है, यानी कि सीड जो डिस्पर्स होते हैं वो भी इसी तरह से होंगे। जाहिर है कोई भी अगर मिसाल के तौर पर फ्रूट ये जो पेटल है ना, पेटल ही बेसिकली इनकी वजह से जो सीड्स वगैरह है, यानी कि फ्लावर में जब सीड बनेंगे तो उसके बाद वो सीड डिस्पर्ज होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जो मूव करते हैं वो बेसिकली एनिमल्स के ज़रिए से मूव कर रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जब एनिमल वो खाते हैं, तोड़ते हैं फूल या फल खाते हैं, तो उसमें जो बीज मौजूद होता है, तो वो तमाम चीज़ें जो हैं ये काम वो पेटल के ज़िम्मे होते हैं। कैलिक्स ने प्रोटेक्ट करना होता है। एंड्रोशियम और गाइनेशियम को डिटेल से हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।